जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगेन अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि कंटिन्यू वर्ड आपने सुना है, तो कंटिन्यू ही हम अपना NTA UGC नेट का पेपर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आप हमारे फैकल्टीज भी देखने वाले हो। इस बार हमारे फैकल्टी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, मतलब इसका ये है कि तैयारी बहुत जोर शोर से होने वाली है। जैसे कि आप देखने वाले हैं, पवन सर हैं, ये आपकी भी क्लास लेने वाले हैं, मैं भी हूँ, देव कुमार सर भी हैं और सूरज सर भी हैं और अभिषेक सर भी हैं। मतलब पहले आप देखते थे कवर फोटो पर सिर्फ या तो मेरा फोटो होता था या सर का होता था या पवन सर का होता था, लेकिन अब जो होने वाले हैं, अब मैदान में एक बंदा नहीं है, इस समय कई बंदे गुजर चुके हैं। और सबसे पहले आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ के कुछ सवाल, मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद जस्ट मेरे तुरंत बाद ही देव कुमार सर आएंगे, वे आपकी क्लास लेंगे। तो आज ही क्लास मैं और मेरे सर देव कुमार सर लेने वाले हैं। तो आज ही क्लास में बन जाइए बहुत बढ़िया तरीके से। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने NTA UGC नेट के मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी लिए हैं, तो अब मेरी दोबारा से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए, अभी तक चैनल को जो नए नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएगी। अदरवाइज अगर आपने सब्सक्राइब किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो वीडियो का लिंक तुरंत आपके पास नहीं जाएगा नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आइए, अभी तक आपने JB स्टडी पॉइंट्स को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि नया बैच जो स्टार्ट होगा, नए नए बैच जो स्टार्ट होते हैं, उसकी अपडेट हमारी JB स्टडी पॉइंट से मिलती है, बस नोटिफिकेशन यूट्यूब पर आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखो, ये सब हमारे सभी सिलेबस के कुछ प्राइस हैं, आप खुद देख सकते हो और नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सर से बात भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा फीस नहीं कर सकते तो सर से बात कर लीजिए, एक बार मैनेज जाएगा सब चीज़, ठीक है। वैसे बहुत ही कम फीस पर हमने अपने परचेज किए हुए हैं कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो हमारी बुक्स हैं, रामबाण बुक्स हैं, अगर इनको ले लिया ना आपने तो फिर आपको कहीं भी इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इन्हीं में आ जाएंगे। मतलब किसी इस बुक से क्वेश्चन लिए, किसी इस बुक से, तो कुछ नहीं लेना, सिर्फ इन दो को कर लो, समझ लो सब हो जाएगा। और एक स्पेशल नोटिफिकेशन है कि अभी हमारी थर्ड बुक भी आने वाली है, वो लॉन्च होने वाली है, जल्द पता चल जाएगा यूट्यूब पर उसके बारे में भी। चलिए आज का सबसे पहला सवाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज की जो मैं क्लास लेने वाला हूं, उसमें मैं आज आपको मैथ प्लस रीजनिंग के कुछ सवाल कराने वाला हूं। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे लगभग 20-25 के समथिंग क्वेश्चंस हैं। तो आज बस मैं आपको मैथ और रीजनिंग के टोटल 5 सवाल कराने वाला हूं। टोटल 5 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डिस्कस नहीं करूंगा, विद आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा उसका। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का है और चैप्टर है परसेंटेज। अगर हम चैप्टर की बात कर लें तो चैप्टर ये आपका है परसेंटेज चैप्टर का है। अब क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं, आराम से देखते हैं। कि एक है P और एक है Q। P Q से 6 गुना बड़ा है, तो कुछ मत करो, एक जगह P को बना लो, मैं मार्कर चिन्ह कर लेता हूँ। एक जगह P को बना लो और एक जगह Q को बना लो। अब इनकी कंपेयर कर लो कि कौन किससे कितने गुना है। कह रहा है जो P है वो Q से, P जो है Q से 6 गुना है। चलिए, तो P क्या है? 6 गुना। अगर ये 6 गुना है तो आप इसको 1 गुना मानो। क्वेश्चंस में वो आपको 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना कुछ भी दे देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो P है वो 6 गुना है, तो Q को आप अपने पास से 1 मान लो। Q 1 है, 6 गुना हो जाएगा। चलिए इसको आप रेशो में बना लो। आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे पूछा है Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। बस क्या किसे पूछा? Q के बारे में। Q जो है P से कितने प्रतिशत छोटा है। तो चलिए भाई बात चलते हैं, किसकी बात कर रहा है? Q की। किससे कंपेयर कर रहा है? P से। तो जो Q है वो P से कितना छोटा है, तो बताएंगे यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगा तो भैया 5 का डिफरेंस है। जो 1 है वो P से कितना छोटा है? 5 कम है। चलिए 5 कम है, लेकिन किससे? P से। चलिए जो
क्यों है वो 5 कम है किससे, P से। अदरवाइज तो आप मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, इन क्वेश्चन से मैंने बताया था कि बीच का डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं। चलिए आंसर किसने पूछा हमसे पूछा आंसर इसमें परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे काट लीजिए, 2 से 3 बार काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 50 बार, और कुछ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा आपका, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, काट लीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 1/3% लगभग हमारा इतने प्रतिशत आ जाएगा कि जो Q है वो P से इतने प्रतिशत क्या है, छोटा है, इतने प्रतिशत आपका छोटा है। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा A इज माई राइट आंसर। तो सबसे पहले एक बार कमेंट करके बताओ, ये सवाल उन सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया होगा जिन्होंने मेरी परसेंटेज की जो बेसिक क्लास थी, जिनको मैंने बाकायदा टाइप वाइज समझाया था, उन स्टूडेंट के सबके समझ में आ गया होगा। अदरवाइज जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करके बताओ कि सर एक बार दोबारा रिपीट करना है या नहीं करना है, जल्दी बताओ, एक बार कमेंट करो स्पीड से। चलिए देखो एक बार और रिपीट करता हूं, देखिए देखो एक बार दोबारा समझना इस क्वेश्चन को। एक बार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोबारा समझाने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, जितना हम सीखते हैं उतने हम पाता है। चलिए देखो क्या कह रहा है कि P Q से, ठीक है, P कर रहा है, जो P है वो Q से कितना गुना है, 6 गुना, तो इसको क्या मान लो 1 कर लो, हो गया डन। आगे कह रहा है Q P से, जो Q है वो P से कितना छोटा है, कितना छोटा है ये पूछा है मेरे भाई। तो बता ये कितना छोटा है भैया, तो 6 में से 1 घटाएगा 5, तो 5 कम है, लेकिन किससे, अरे मेरे भाई किससे, 6 से। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, 83 सही 1/3% क्या है मेरे भाई, छोटा है। अरे छोटा नहीं हो तुम, तो सब मेरे से बड़े बड़े हो, आप सभी बहन भाई सब मेरे से बड़े हैं, केवल मैं ही आपसे छोटा हूँ, है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ मैं, आ जाइए। इस सवाल को मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन रीजनिंग का। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो ये किस चैप्टर से है, तो आप बताएंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दूरी से है, दिशा और दूरी चैप्टर से है, दिशा और दूरी। और आप सभी को पता है मैंने ये सवाल भी आपको करा रखा है, इस टाइप के सवाल सभी करा रखे हैं, अर्थात मैंने ये पैटर्न ही आपको समझा रखा है। तो अब मैं समझाने जा रहा हूं। चलिए देखो एक बार, सबसे पहले कहा कि एक दिन सूर्य अस्त के समय, देखिए 2 वर्ड आएंगे हमारे सामने, मैं यहाँ पर एक बार बेसिक समझाऊंगा। एक वर्ड आएगा सूर्योदय, सूर्योदय, और एक आएगा हमारे सामने सूर्य अस्त, सूर्य अस्त आएगा। तो इन दोनों में क्या फर्क है भाई, देखिए एक बार आप बताएंगे सर जब हमारा सूर्य उदय होता है तो हमारी डायरेक्शन ये होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। जब सूरज उदय होता है तो पूर्व से निकलता है, कहां से निकलता है मेरे भाई, पूर्व से निकलता है, और पूर्व से निकलकर कहां पर छिप जाता है, पश्चिम में छिप जाता है। मतलब सूर्य उदय के टाइम पर हमारा सूर्य कहां होगा मेरे भाई, अरे बोल मेरे भाई कहां होगा, पूर्व में होगा। सूर्य उदय की कंडीशन में कहां होगा, पूर्व में। और सूर्य अस्त की कंडीशन में कहां होगा मेरे भाई, अरे बोल दो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पश्चिम में होगा मेरे भाई, क्योंकि सूर्य उदय होगा पूर्व से और अस्त हो जाएगा सूर्य उदय। मैंने गलत लिख दिया ये बात, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं सही कर लेता हूं। देखो अगर मैं बात करता हूं तो बस नाम में गड़बड़ होगी हल्की सी, यहां लिख लेंगे सूर्य अस्त और यहां लिख लेंगे सूर्य उदय। तो सूर्य उदय जब होगा तो सूरज होगा हमारा पूर्व में, और जब सूर्य अस्त होगा तो सूर्य आ जाएगा हमारा पश्चिम में। बताओ ये कंसेप्ट आया नहीं आया, बताओ, अरे ये कंसेप्ट आया नहीं आया, बिल्कुल सही। तो अब देखो क्वेश्चंस को कैसे करना है। बात कर रहा है सूर्य अस्त की, तो जब सूर्य अस्त होगा तो हमारी डायरेक्शन के हिसाब से सूरज कहाँ होगा मेरे भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हमारा सूर्य होगा पश्चिम में, हमारा सूरज होगा पश्चिम में, अर्थात सूर्य की डायरेक्शन ये बना दो मेरे भाई। चलिए सूरज बना दिया पश्चिम में सूर्यास्त के समय। कह रहा है सूर्यास्त के समय ए जो है बी आमने सामने खड़े हैं, ए और बी क्या है, आमने सामने है। तो आप एक काम करो, यहां पर आप ए और बी को अपने हिसाब से नहीं बना सकते, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं पता। एक हमारा व्यक्ति मान लो ये है, और एक व्यक्ति हमारा ये है,
ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता ए ऊपर आएगा या बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा बी नीचे आएगा, मुझे नहीं पता, कंडीशन बताएगी। चलिए बताइए, यदि कंडीशन स्टार्ट नाउ, यदि ये हटा दो, यदि बी जो है यदि बी की परछाई, ऐसा होगा यदि बी की परछाई, चलिए कोई बात नहीं, यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, बी की जो परछाई है ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो अब मेरे भाई देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, लो मैं ही खड़ा हूं, लो तो बताओ क्या होगा, ये मेरा होगा कौन सा, ये हो जाएगा मेरा बायां और ये हो जाएगा मेरा दायां। और यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके अनुसार मैं इनके लेफ्ट राइट बनाता हूं, तब और भी अच्छा समझ में आएगा। देखो, जब सूरज यहां होगा, अरे मेरे भाई जब सूरज यहां होगा तो सूरज की किरणें कैसे आएंगी, इस साइड को, सूरज की किरणें आएंगी इस साइड को, तो जो हमारी परछाई बनेगी वो हमारी परछाई इस साइड ही बनेगी रे मेरे भाई, जो परछाई बनेगी रे मेरे भाई किधर बनेगी, वो इस साइड बनेगी परछाई। ये क्या है बोलो, ये आपकी परछाई, ये हो गया आपकी परछाई, ये हो गई हमारी परछाई। ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन कब की है, जब सूरज कहाँ हो पश्चिम में तो परछाई बनेगी इधर, हम सभी जानते हैं। अगर सूरज होता पूर्व में तो सूरज की रोशनी होती इधर तो परछाई बनती इधर। चले कोई बात नहीं, अब बताओ, अब थोड़ा लेफ्ट राइट और देख लो, किसके बाईं ओर है, इन्हें कहा ना कि परछाई बाएं है, किसके, बी के ठीक बाएं है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका क्या होगा भाई, ये होगा राइट और ये होगा इसका लेफ्ट, ठीक है भाई, नहीं चमक रहा, अरे नहीं चमका, देखो ये होगा इसका राइट और ये होगा इसका लेफ्ट, और यदि मैं इसकी बात कर लगूं, ये इसका होगा लेफ्ट और ये होगा इसका राइट। चलिए तो अब बताओ किसके बाएं बन रही है, वो कह रहा है बाएं बन रही है मेरे भाई, कहाँ बन रही, बाएं बन रही है बाएं, और बाएं किसके आ रहा है मेरे भाई, बाएं आ रहा है बी के, तो ये हो गया मेरा भैया बी, क्या हो गया मेरा भाई, ये मेरा भाई बी है, ये मेरा भाई बी है, ये बी हो गया। तो बताओ ये क्या होगा, तो ये 100% क्या होगा, ए होगा। तो अब देखिए भाई, अब मैं तुम्हें आंसर बताऊं, तो बी का फेस तो किस डायरेक्शन में है, साउथ में, बी का फेस साउथ में है, और ए का फेस किधर है, नॉर्थ में, तो ए का फेस किधर है मेरे भाई, नॉर्थ है, मतलब उत्तर में है, ए का फेस कहाँ है, उत्तर में, उत्तर, तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन इज माई राइट आंसर। तो सबसे पहले जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे देखना, सूर्य उदय हुआ तो सूरज निकलेगा इधर और सूरज की रोशनी आएगी ऐसे, तो मेरी परछाई बनेगी इधर को, डन। अब हुआ सूर्य अस्त हो गया इधर, सूरज आ गया इधर, तो सूरज की रोशनी कैसे आएगी, इस साइड ऐसा आएगी, तो मेरे से टकराएगी, परछाई बनेगी इधर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना कि किसके बाएं बनी या दाएं बनी, बस आपको बायां दायां देखना। इस क्वेश्चन में कहा बाएं साइड बनी, तो मुझे तुरंत पता है भैया यहाँ जो खड़ा है उसका ये बायां, इसका क्या है ये दायां, जो यहाँ खड़ा है उसका ये बायां, तो बाएं से बायां पकड़ लिया मैंने, और बायां किसका, बी का, तो बी का नहीं पूछा, किसका पूछा, ए का, तो ए का फेस किधर है मेरे भाई, उत्तर में, बी का पूछता तो मेरे भाई दक्षिण में, बता दे मेरे भाई, ठीक है। तो ए उत्तर इज माई, पूरा पश्चिम उत्तर इज माई राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन की और बढ़ता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका दिशा और दूरी का ही है, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। देखिए कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अगर इसका भी आंसर तुमसे नहीं दिया गया ना तो समझ लेना आपकी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। इतना सिंपल बच्चों वाला सवाल, जल्दी कमेंट करो इसका आंसर, जल्दी फास्ट, हरी अप। वेरी गुड। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर तुम पहले दे दोगे, तो देखते तो दोगे, निगाहों में काम कर दोगे इसका तो तुम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता, चलाओ ये आ जाओ, क्या होता है ये, पूर्व पश्चिम उत्तर और ये आपका दक्षिण, तो 100 अपने घर से निकलता है, ये और इसका घर, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मुझे घर बनाना बचपन शादी करने के बाद बेहतरीन सा। चलिए तो ये मेरा घर है, तो घर से मैं निकलता हूँ, कहाँ निकलता हूँ, पूर्व में 100 मीटर,
कितना चलता हूँ 100 मीटर पूर्व निकलता हूँ, फिर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो मैं इधर जाता हूँ तो मैं इधर मुड़ूंगा दाएं, इधर मुड़ूंगा बाएं, तो ये मुड़ गया दाएं, दाएं मुड़ गया, ठीक। कहाँ मुड़ा? दायां मुड़ा। और दायां मुड़ने के बाद कितना चला मेरे भाई? 35 मीटर चला, लेकिन इनका कोई काम नहीं होगा, चल दिया। फिर उसके बाद चलने के बाद बाएं मुड़ता है, मैं नू आ रहा हूँ, नू आ रहा हूँ, ये मेरा दायां, ये मेरा बायां, तो बायां मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया मेरे भाई? बायां मुड़ गया। तो बायां मुड़ने के बाद कितना चला? कुछ नहीं पता। फिर क्या कह रहा है? अब किस दिशा में चल रहा है? तो बताओ, ये दोबारा से क्या गई मेरे भाई? पूर्व आ गई। क्या आ गई मेरे भाई? पूर्व आ गए, पूर्व। तो पूर्ण लिख दिया मैंने, तो पूर्व आ गई, पूर्व। पूर्व दिशा में ही वो जा रहा है। पूर्व इज माई राइट आंसर। तो निगाह में होने वाले सवाल हैं। इशारे तेरी करती निगाह, ये भी वाले सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बताओ, इसका आंसर बताओ। चलो इतना सिंपल सवाल, जल्दी बताओ, 10 सेकंड मिलेंगे बस, केवल 10 सेकंड इस सवाल के लिए, जल्दी। अच्छा, परसेंटेज का चिन्ह देख के डर गए होंगे। परसेंटेज का चिन्ह देख के नहीं डरना भाई। सर जी एक्सरसाइज कर रहे हो। चलिए भाई आ जाओ, बेहतरीन सवाल है, कितना सिंपल सवाल था यार। मैंने कहा था जब भी कितना पूछे, देखो दो तरीके से पूछता है, एक तो पूछता है कितना कितने, और एक पूछता है कम या ज्यादा। इसमें दो पूछता है मेरे भाई, कम या ज्यादा। देखो जब वो कम या ज्यादा पूछता है तो हमारा मेन पर्पस होता है डिफरेंस पे। किस पे होता है? डिफरेंस पे। लेकिन जब वो कितना कितने पूछता है तो नीचे लिख देते हैं का, जिसका पूछ रहा है उसको नीचे, किसका पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई में 100। तो कितना करते हैं? तो कह रहा है 5% का, तो कह रहा है 5% का, ठीक है। 3%, कितना? 3%, कितने प्रतिशत? प्रतिशत माने 100। तो मेरे भाई परसेंटेज है, परसेंटेज काट ले, और 5 से काट ले, 20 बार कट गया, और 20 3 60, कितने परसेंट आ गए मेरे भाई? अरे बोलता नहीं मेरे भाई, कितने परसेंट? 60% इज माई राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आओ क्वेश्चन, ये आज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नेम आ गया आपका रेशो। चैप्टर नाम आ गया रेशो, मतलब अनुपात चैप्टर से है। और जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो हमारा किस चैप्टर से था? जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये हमारा परसेंटेज से था। तो आप खुद जान सकते हो कि मैंने परसेंटेज कितनी सिद्धा से सिखाया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस सवाल को ना, आज इस सवाल को ऐसे समझा दूंगा कि आप लाइक ठोक के जाओगे, गारंटी मेरी बात। ये सवाल ऐसा सिखा दूंगा कि गारंटी से कहोगे अरे सर जी तुमने तो ऐसा हलवा बना दिया, पूरा हलवा बना दिया, हलवा बेहतरीन, देसी घी डाल दूंगा इसमें, आज देसी घी डल गया समझ लो। देखो इस सवाल की खासियत क्या है, वो आपसे रेशो नहीं दिया उनने, यहाँ उनने बीच में अनुपात का साइन लगाया, जबकि अनुपात चैप्टर से है, ये अनुपात से अनुपात नहीं लगाया। और देखो हमसे क्या पूछा? फाइंड आउट करो। क्या करना है? फाइंड, हमें ए बी सी निकालना है। अब देखो इस सवाल को कितना आसान बनाता हूँ सर जी, आ जाओ बस, हो गया टाइम। देखिए इसे मैं कितना इजी बनाने वाला हूँ। अगर मुझे ए का मान निकालना है, यदि मुझे ए का मान निकालना है तो मेरे भाई ए को ही छिपा ले, ए को छिपा ले, और 4 और 3 की आपस में क्या कर दे मेरे भाई? मल्टीप्लाई, क्या कर दे? गुना कर दे मेरे भाई, क्या कर दे? गुना। 4 दूनी 8, तो ए का मान आ गया 8। किसका निकालना? तुझे बी का। अगर तुझे बी का निकालना है तो भाई मेरे काम कर, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दे, 3 और 2 की गुना कर दे, 3 दूनी 6। तेरी आजा। अगर तुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या काम कर दे? 3 और 4 की गुना कर दे, 3 और 4 की गुना कर दे, 3 चौक 12। क्या ये किसी से कट रहे हैं? हाँ कट रहे हैं। 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 6 बार। ए मेरी जान, आगे नहीं आ गया आंसर? 4 3 6। कैसा लगा सवाल? बेहतरीन सवाल। अगर तुम इसे करने लग गए अनुपात में लेकर, अगर तुम इसे अनुपात में लेकर करने लगे कि 2 आपस में बराबर है, 4 इसके नीचे जाएगा, ए का और फिर बी का, फिर आप कंपेयर करोगे, इसको छोड़ के इन दोनों करोगे, बी और सी का निकाल लोगे, फिर आप अपना मैथड लगाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको क्या करना है? केवल जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, अगर ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ए को छिपा लो,
बाकी जो बचे उनकी मल्टीप्लाई लिख दो, वही तुम्हारा एम आ जाएगा। बी की निकालनी तो बी की छुपा लो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा बी का आ जाएगा। सी की निकालनी है तो सी को छिपा लो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आज मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब जो आपकी क्लास होने वाली है, अब लेंगे आपकी क्लास सर। तो सर जी तैयार हो आप? बिल्कुल, आ जाओ सर जी। मतलब चलिए भाई क्लास में, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू चलेगी, सर लेंगे क्लास। अभी तो 5 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो क्लास जारी है। चलिए अब मैं आपकी क्लास लूँगा नेक्स्ट टाइम, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन सर आने वाले हैं, धमाका करने वाले हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। अभी तक दोस्तों आप पढ़ रहे थे मनीष सर से, ठीक है, मैथ रीजनिंग। अब जो बचे हुए जो पेपर फर्स्ट के सवाल हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो आइए हम चलते हैं छठे सवाल पर, ठीक है दोस्तों। छठा सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा फिर उत्तर कीजिएगा, ठीक है। सवाल है पूर्ण विचारवान यानी कि पूर्ण रूप से विचारशील स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा की प्रकृति है, ठीक है। देखो ये जो सवाल है वो टीचिंग का सवाल है। और देखो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, पहला है स्मृति स्तर, कोई नहीं, चिंतन स्तर या बोध स्तर। देखो ये टीचिंग लेवल का सवाल है, ठीक है। जब आप टीचिंग के स्तर पढ़ते हो कि भाई टीचिंग के स्तर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, अगर बात करें स्तर की, ठीक है, शिक्षण स्तर तो कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट क्या हो गया, स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, ठीक है। दूसरा होता है आपका बोध स्तर, तीसरा होता है दोस्तों आपका चिंतन स्तर, ठीक है। ये 3 स्तर होते हैं। देखो दोस्तों इसको जो 3 स्तर होते हैं, ठीक है, तो 3 स्तर, जो पहला स्तर है वो होता है हमारा छोटी क्लास के लिए, जैसे 5वीं तक क्लास के लिए। उसमें क्या होता है मेनली कि बच्चों को कहा जाता है भाई ABCD याद करो, पहाड़े याद करो, इमला याद करो, कोई पैराग्राफ याद करो, ठीक है, गिनती, पहाड़े, गिनतियाँ, ठीक है, ABCD, क्या कबूतर क्या करा, ये क्या करते तो बच्चे मास्टर इन बच्चों पर याद करवाते हैं। इस कंडीशन में इस लेवल के बच्चों को जो है याद करवाना मुख्य होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप पहली से लेकर 5वीं तक, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो स्तर है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल या बोध स्तर। ये जो स्तर है आप इसको 8वीं तक और ये 9वीं से लेकर 12वीं तक, ठीक है। यानी कि अब इस स्तर आते आते बच्चा जो है चीज़ों को समझता है, ठीक है, चीज़ों को दोस्तों समझता है कि भाई हाँ अब हमने याद की थी, अब हम पता है 2 के बाद 3 आएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, अब समझ गए हम भाई 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्तर है। जो तीसरा स्तर है दोस्तों वो है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। यह लेवल मान लीजिए आप उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तब क्या होता है, तब देखो यहाँ पर एक चिंतन करता है कि भाई 1 के बाद में 2 क्यों आया, 2 के बाद में 3 क्यों आया, ठीक है, किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई, तो हर चीज पर तर्क करता है। इसलिए बोला गया है चिंतन स्तर, कि चिंतन मनन कर इस सवाल का सॉल्व हल करता है बंदा, जो स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो इसे बोला गया है पूर्ण रूप से विचारवान और स्वतंत्र जो स्तर होता है वो किस प्रकार के शिक्षा की प्रकृति है, कि जब बच्चा जो है पूर्ण रूप से विचारवान होता है और स्वतंत्र होता है तो वो होता है चिंतन स्तर में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी चिंतन स्तर में। देखो
शिक्षण के स्तर 3 बताए मैंने आपको। स्मृति स्तर सबसे पहला स्तर, बोध स्तर सबसे दूसरा, और तीसरा है चिंतन स्तर। ठीक है, याद रखिएगा। आइए 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण का संतुलन। भाई पर्यावरण का संतुलन बनाना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पर्यावरण का संतुलन नहीं बनाएंगे तो पर्यावरण क्या होगा दोस्तों, असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, पता पड़ रही है हमारे 3-4 ऋतु हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, जाड़े हैं, तो वो क्या होगा दोस्तों, असंतुलन हो जाएगा। कभी भी बारिश पड़ सकती है, कभी आंधी आ सकती है, तो ऐसा ना होने दे। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल होना चाहिए। देखो, पर्यावरण को हमें हरा भरा बनाने के लिए, संतुलित बनाने के लिए हमें वनों की आवश्यकता होती है, पेड़ों को लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये पूछ रहा है कि भाई हमारी पृथ्वी पर कितने % वन होने चाहिए ताकि हमारा जो पर्यावरण संतुलन है वो बरकरार रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है सवाल, क्योंकि हमारे एक यूनिट पर्यावरण की है, जन एवं पर्यावरण की। तो देखो, सबको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर अगर 33%, ठीक है, 33% अगर वन होंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित रहेगा। क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। देखो, बात करें 70% पर पानी है हमारी पृथ्वी पर, और 30% पर क्या है, जनसंख्या बसती है। ठीक है, उस 30% में भी आपको 33% में वन लगाने जरूरी हैं। ठीक है, 8वां सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये इसकी संभावना ज़्यादा है आने की। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, ये कौन है आप जानते होंगे, चार्ल्स वुड हैं, जिनके नाम पर एक विधेयक का नाम रखा गया, वुड का डिस्पैच, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये कब आया था, ये 1854 में भारत में आया था। ठीक है, इनकी ये जो है एक प्रस्ताव लाए थे भारत में, अंग्रेज हैं ये, उस समय अंग्रेजों का ज़माना था। ठीक है, तो अंग्रेज ने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में कदम बढ़ाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक प्रस्ताव लाए, जिसका नाम था वुड डिस्पैच। तो सवाल पूछ रहा है कि भाई वुड डिस्पैच के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहले देखते हैं, 1854 के वुड डिस्पैच ने राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बनाने का सुझाव दिया। दूसरा, किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति विधायी अधिनियम के माध्यम से होगी। और तीसरा, केंद्र राज्य आयोगों ने सिफारिश की है कि राज्य विधानसभाओं को राज्यपालों को चांसलर के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कथन सही है, देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 और 2, 1 3, 1 2 3 और 2 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधेयक था दोस्तों, डिस्पैच था, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति इसने लाई थी। ठीक है, इसके माध्यम से हमारे देश में विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। ठीक है, 3 विश्वविद्यालय खोले गए, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। बहुत ही बड़े सवाल, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो सब इसको लगा देंगे आसानी से, और जो हिस्ट्री के नहीं है थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा समस्या पैदा कर सकता है सवाल। बढ़िया सवाल है ये। तो फ्रेंड देखो, इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो उसने क्या कहा कि भाई जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपालों को जो विश्वविद्यालय होता है, राज्यपालों को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाने का सुझाव दे के भाई राज्यपाल जो होता है राज्य का, वो अब विश्वविद्यालय का कोई कुलपति वगैरह बना सकता है। ठीक है, ये आज भी नियम लागू है।
किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति विधायी अधिनियम के माध्यम से होती है, अब भी होती है। तीसरा, केंद्र राज्य आयोगों ने सिफारिश किया है कि राज्य विधानसभाओं को राज्यपालों को चांसलर के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चांसलर नहीं है ये फिलहाल। तो ये तीनों ही सिफारिश थी इसमें। और इसके साथ साथ में क्या था, इसमें सरकार को जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व देने की बात कही थी। इसके अलावा इस अधिनियम में शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान, सब्सिडी, ठीक है, ग्रांट के लिए ग्रांट अनुदान सहायता की सिस्टम चलाने की सिफारिश की गई थी। और भी देखो, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी, देखो उस समय जो मुख्य नगर थे वो अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में बना दिए थे, जैसे कि मुंबई, ठीक है, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। देखो यहाँ से एक सवाल 100% आता है, आप देखो नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2022 में किस राज्य ने सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, करंट अफेयर का है। किस राज्य ने सीएम उदीयमान उन्नयन योजना शुरू की है? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, गोवा। बढ़िया सवाल है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। जो भी सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको ही हम लेके आते हैं डेली। देखो दोस्तों, राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने एक योजना शुरू की है। कैसी योजना? यानी कि जो भी खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनको सरकार जो है सहायता प्रदान कर रही है। कितना? 1500 रुपये प्रति महीना। देखो, खिलाड़ियों को मिल रहा प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का अगस्त माह के अंत में होगा शुभारंभ, जो कर दिया गया है। ठीक है, योजना के तहत हर जिले के 150 बालक और 150 बालिकाओं को हर महीने मिलेगी 1500 रुपये महीने छात्रवृत्ति। ठीक है, तो जो भी बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं दोस्तों, उनको 1500 रुपये सरकार हर महीने देगी। ठीक है, 1500 बच्चे और 1500 बालक और 1500 बालिका, यानी कि टोटल बराबर 300। इसके अलावा सवाल बढ़िया है, हाल ही में किस शासी निकाय ने ई समाधान शुरू करने की घोषणा की? देखो दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, सवाल आएगा, ये सवाल पक्का बता रहा हूँ मैं। ये 5 स्टार का सवाल है। 5, ठीक है दोस्तों, 5 स्टार सवाल है ये। पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, तीसरा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और चौथा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। देखो, कभी कभी इसकी एक तो कहते हैं, एक तो दोस्तों हायर एजुकेशन में से फुल फॉर्म जरूर आएगी। ठीक है, देखो इसमें 1 2 3 4 और ये सवाल 5 सवाल बनेंगे आपके इसमें से। एक तो है आपका हाल ही में किस शासी निकाय ने ई समाधान शुरू करने की घोषणा की है? ई समाधान का मतलब क्या है? ई समाधान मतलब दोस्तों कि इसके तहत छात्र हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, उनके लिए एक पोर्टल बनाया है। किसने बनाया है? यूजीसी ने बनाया है। ठीक है, जिसके तहत अब
वो अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और उनका निस्तारण भी जरूर होगा। ठीक है, अब तक क्या था दोस्तों कि अब इनकी सुनवाई नहीं थी यहाँ पर। अब जो है ई समाधान नाम से एक पोर्टल खोल दिया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो बात करें दोस्तों यूजीसी की फुल फॉर्म की, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, फुल फॉर्म है। अगर बात करें नेक की, नेक क्या होता है दोस्तों, आपके कॉलेज में विश्वविद्यालय में एक टीम आती है नेक की। वो क्या करती है, आपका कोर्स चेक करती है, आपकी बिल्डिंग चेक करती है, हर चीज़ आपको चेक करती है कि भाई क्या व्यवस्था है, किस किस तरीके से आप व्यवस्था कर रहे हैं स्कूल में। तब वो आपको एक ग्रेड देती है ABC। ठीक है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, यानी कि हिंदी में है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद। ठीक है, हर एक कॉलेज पर और हर एक विश्वविद्यालय को एक ग्रेड मिलता है। तीसरा है CBSE, केंद्रीय बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और चौथी जो फुल फॉर्म है वो है NCERT, यानी कि नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस साल का सही आंसर हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी की है। देखो ऐसा सवाल पिछली बार भी आया था। ठीक है, पहला है ईकॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, अमेजन इंडिया या डिलीवरी। देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ब्लू डार्ट है, ठीक है, डिलीवरी है, ईकॉम एक्सप्रेस है, सेफ एक्सप्रेस है, मंत्रा है। तो दोस्तों अब क्या किया है उन्होंने, इन चारों में से एक ने रेलवे के साथ में अपनी भागीदारी की है कि भाई तुम ठीक है, अब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था, अब दूर दूर का जो दोस्तों क्षेत्र था उनका, अब वो रेलवे से भेजेंगे सामान। तो क्या है वो, अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया ने रेलवे के साथ में क्या किया दोस्तों, अलायंस किया है कि भाई तुम हमारा सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज दिया करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन का उदाहरण किया है। बहुत बड़े सवाल है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब। बहुत बड़े सवाल, देखो ऐसे करंट के सवाल और जो हमारे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ठीक है, से जुड़े हुए होते हैं वो जरूर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला भूकंप स्मारक, ठीक है, और स्मृति वन का उद्घाटन किया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियाज इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। देखो ये सवाल आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुलापे बालकृष्ण, राजेंद्र विश्वनाथ, मीनाक्षी लेखी और प्रार्थना बत्रा। देखो ये बुक है, इसमें बताया क्या गया है कि जो भारत है, भारत की जो इकोनॉमी है वो नेहरू से लेकर मोदी जी तक का आपका इसमें दिखाया गया भाई क्या कंडीशन है। ठीक है, इंडियाज की इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था फ्रॉम नेहरू से लेकर मोदी तक। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है और ये लिखा है पुलापरे बालकृष्ण ने। देखो दोस्तों सभी कमेंट करते रहिए, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सभी कमेंट करते रहिए। निम्नलिखित में से सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान कीजिए। देखो अगर बात करें सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो कितने 17 हैं। ठीक है,
जिनके तहत संयुक्त राष्ट्र वगैरह है वो लागू करते हैं कि भाई इतने गोल जो है सभी देशों ने मिलकर एक 17 सतत विकास के लक्ष्य को के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए दोस्तों, ताकि लोग दुनिया जो है सुरक्षित रहे और संपन्न रहे, खुश रहे। ठीक है, तो 17 जो घोषणाएं हैं, जो कार्य हैं, उनमें से 5 आपके सामने हैं। तो ये कह रहा है कि लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए। पहला है उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, दूसरा भू जीवन, तीसरा मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाना और चौथा पर्यावरणीय व्यवहार सुनिश्चित करना, असमानता में कमी। देखो ये बढ़िया सवाल है और मैं कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, अब तक का सबसे बढ़िया सवाल है ये, और ये हर एक बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। लिख लो मेरी बात को। 17 लक्ष्य हैं दोस्तों सतत विकास के। ठीक है, तो उनमें पहला है उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, दूसरा है भू जीवन और ई है असमानता में कमी। ये क्या है, विशेष लक्षण है उसमें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये 17 लक्ष्य हैं। पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि दोस्तों कोई भी गरीब ना रहेगा। दूसरा जीरो हंगर, आपको दिखा दे रहा होगा जी, बिल्कुल जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहेगा। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि सभी का स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है वो उच्च गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए। पांचवा जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो भी लिंग समानता है वो बरकरार रहनी चाहिए। क्लीन वाटर, स्वच्छ वाटर, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारे देश की किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो वृद्धि होनी चाहिए उसमें। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, यानी कि दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है, जो इंडस्ट्री वगैरह है वो भी उस देश में होनी चाहिए, जिससे ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिले। 10वां विकास का लक्ष्य है रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज, यानी कि जो भी दोस्तों अनक्वालिटी हैं उनको दोस्तों रिड्यूस किया जाए, अलग किया जाए। सस्टेनेबल सिटीज़, जो भी सिटी हैं उनमें विकास किया जाए और जो संचार है वो अच्छा किया जाए। ठीक है। 12वां है रेस्पॉन्स कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि दोस्तों जो उत्पादन क्षमता है उसकी वृद्धि की जानी चाहिए। चौथा क्लाइमेट एक्शन, जो भी पर्यावरण है उसमें क्रियात्मक होना चाहिए, अनक्रियात्मक नहीं, एक्टिव होना चाहिए सभी लोग। ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि दोस्तों जो जिंदगी है वो पानी के बिना नहीं है, तो पानी को बचाया जाना चाहिए। लाइफ ऑन लैंड, यानी कि दोस्तों जमीन पर जिंदगी होनी चाहिए। ठीक है, जमीन के लिए भी भूजीवन। ठीक है। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि दोस्तों शांति और न्याय को मजबूत बनाना चाहिए। और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि जो भी लक्ष्य है उनके लिए हम जो है भागीदार बनेंगे। ये जो है 17 लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सतत विकास हेतु एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। देखो जो भी 70 लक्ष्य थे उनको अपनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए, उन पर चलने के लिए एक एजेंडा 21 की घोषणा की गई। एजेंडा 21 की घोषणा की गई। कब की गई दोस्तों? ये की गई 1992 में। कहाँ पर? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हुआ था। देखो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, मैं भी आपके कमेंट को पढ़ रहा हूं। ठीक है।
तो सतत विकास हेतु एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? रियो डी जेनेरियो में 1992। और ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों ब्राज़ील में, ब्राज़ील की राजधानी है ये। ठीक है, सवाल कई बन गए आपके। देखो, यह 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसका उद्देश्य है वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। यह आम हितों, आपसी ज़रूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के समाधान माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोग से निपटने का एक एजेंडा है। एजेंडा 21 का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाना चाहिए। एजेंडा 21 को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम में क्या है? सामाजिक और आर्थिक आयाम गरीबी का मुकाबला करने के लिए निर्देशित है। विशेष रूप से विकासशील देशों में उपभोग के पैटर्न को बदलने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, एक अधिक स्थायी आबादी प्राप्त करने और निर्णय लेने में स्थायी निर्माण की ओर। दूसरा जो दोस्तों वर्ग है, विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन में वायुमंडलीय सुरक्षा, मुकाबला, वनों की कटाई, नाजुक वातावरण की रक्षा, जैविक विविधता का संरक्षण, जैव विविधता, प्रदूषण नियंत्रण और जैव प्रौद्योगिकी और रेडियोधर्मी कचरा का प्रबंधन। तीसरा जो वर्ग है, प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत बनाना और बच्चों और युवाओं, महिलाओं, अशासकीय संस्था, स्थानीय अधिकारियों, व्यापार और उद्योग समूह की भूमिका शामिल है। चौथे में कार्यान्वयन के साधन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय संगठन और वित्तीय सहयोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल दोस्तों कभी कभी पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये कहाँ पर है, ठीक है, और ये क्यों हुआ था। ये 3 साल बनते हैं। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था वो 1987 में, कहाँ पर? कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आए सवाल कि भाई किस लिए किया गया था ये, ठीक है, तो कहना कि भाई जो ओजोन लेयर है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसकी जो ओजोन लेयर है उससे इन सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे रक्षा करने के लिए कारगर। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, दूसरा मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, तीसरा आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में, या जनसंख्या नियंत्रण के लिए। बढ़िया सवाल है, देखो आ चुका है सवाल ये और आएगा भी। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस समिति ने माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखो सारे ही सवाल वैसे तो मुख्य हैं। ठीक है, तो पहला है तरकुंडे समिति, कोठारी समिति, यशपाल समिति या आचार्य राममूर्ति समिति। कोठारी 1964, यशपाल 1986 और राममूर्ति 1990। ठीक है, ये शिक्षा के लिए थी। अगर दोस्तों बात करें तरकुंडे समिति की तो ये 1974 में। ठीक है,
1974 में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कौन है तो ये इस सवाल के उत्तर हैं। तो किस समिति ने माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो वो है आचार्य राममूर्ति समिति। ठीक है दोस्तों, आचार्य राममूर्ति समिति। क्वेश्चन नंबर 19, नई शिक्षा नीति। देखो 100% आएगा ये सवाल। एनईपी 2020 नई शिक्षा जो नीति है वो 2019 के तहत चल रही है। अब के अनुसार 5+3+3+4 की व्यवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? देखो ये आप पता होनी जरूरी है। 2 से 18, 2 से 20, 3 से 18 या 3 से 20। तो सरकार ने नई शिक्षा पॉलिसी लागू की है जिसके तहत बच्चा 3 साल का पढ़ेगा, पढ़ने बैठेगा। ठीक है, 3 साल का दोस्तों एडमिशन लेगा, फिर 5 साल वो अपनी कक्षा में पढ़ेगा। तो कितने का हो गया? 8 साल का हो गया। फिर 3 साल पढ़ेगा वो 8वीं में पढ़ेगा, प्लस कितने हो गए? फिर हो गया दोस्तों वो 11 साल का। फिर 8 के बाद 3 11वीं में आ गया ये। ठीक है, तो 11वीं क्लास में आ गया यहाँ पर। तो 11 + 3 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 14 साल का। ठीक है, और 14 + 4 4 साल की पढ़ाई और करेगा तो कितना हो गया? 18 साल का हो गया। यानी कि इस व्यवस्था के तहत बच्चा तीसरी कक्षा में एडमिशन लेगा और यहाँ तक आते आते बच्चा 18 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो यह व्यवस्था 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट सवाल, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला है यूएनडीपी, रेड क्रॉस, ग्रीन पीस या IUCN। बड़े सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है और क्यों किया जाता है? दोस्तों यानी कि जो भी जीवधारी हैं, ठीक है, वो नष्ट भी हो रहे हैं और उनमें नष्ट होने के लक्षण आ चुके हैं और जो स्वस्थ हैं। ठीक है, यानी कि 3 बुक जारी की जाती हैं। 3 बुक, हरी बुक, हरा बुक, ठीक है, ऑरेंज बुक और लाल बुक। लाल बुक का मतलब दोस्तों कि जिनकी प्रजाति समाप्त होने वाली है। ठीक है, और ऑरेंज का मतलब ये है कि समाप्त हो रही है और हरा का मतलब है बिल्कुल सुरक्षित है। तो रेड डाटा बुक जो है वो IUCN यानी कि आई मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, यू मतलब यूनियन, ठीक है, सी मतलब कंजर्वेशन, एन मतलब नेचर। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा रेड बुक जारी की जाती है। ठीक है, देखो IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार के जीवों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। इसे सन 1948 में, ये भी सवाल आ सकता है कि भाई जो IUCN है उसकी फुल फॉर्म क्या है या वो कब जो है स्थापित किया गया था, प्रकाशित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक में प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें 3 प्रकार के
पेज शामिल होते हैं। देखो पेज शामिल होते हैं। प्रथम पेज है हरा पेज, ग्रीन पेज। इन प्रजातियों के ऊपर कोई खतरा नहीं रहता है, जो हरा पेज होता है। दूसरा गुलाबी पेज, पिंक पेज। इन प्रजातियों के ऊपर खतरा उत्पन्न रहता है। तीसरा है लाल पेज। इस प्रकार की प्रजाति समाप्त होने वाले होते हैं या समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों कितना बढ़िया है। और एक सवाल 100% आएगा इसमें से, जो महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये थी हमारी आज क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर किसी को हमारे दोस्तों नेट हिस्ट्री प्लस पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन करना है तो 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है और 2 साल का 5000 रुपये कोर्स है। हमारा नंबर है 8218345167। संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। कैसी क्लास लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में।